ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हमें डिस्कशन करना है, ऑलमोस्ट सब कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। सो आज हमें डिस्कस ट्री। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, जिसको सॉल्व करना था सबने तो नहीं। तो डाउट बता सकते हो मुझे? आई थिंक लेवल 1 हमने सॉल्व डाउट पूरा कर लिया था। लेवल 2 में शायद डाउट पूछना है आपको। बोलो फटाफट, मुझे डाउट भेजो, मैं सॉल्व करता हूँ। उसके बाद टाइम रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे फिर आज। एक्सरसाइज 2 पे आ गए क्या डायरेक्ट? लेवल 2 में पहले डाउट बोल दो, लेवल 2 में किसी को डाउट नहीं है क्या? ओके, लेवल 2 में किसी को डाउट नहीं है क्या? ओके ठीक है, फिर चलो ठीक है, फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। वैसे भी सबने तो सॉल्व किया ही नहीं होगा, ये भी तो सही बात है ना। तो जिन्होंने सॉल्व किया होगा अपने डाउट पूछ लो फटाफट। चलो एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। बाकी लोगों को जो भी डाउट होगा, तो लेवल 2 डिस्कस हो गया था। अच्छा, डिस्कस हो गया था? मुझे नहीं लगता पूरा डिस्कस हुआ था। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। चलो फिर एक्सरसाइज 2 में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो, तो इसमें क्या बोला गया है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें बताना है किसके किसके बीच में आएगा, मतलब इसकी रेंज बतानी है हमें। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसकी रेंज निकालने के लिए, इसको इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, हर एक्सप्रेशन को हम वाई मानते हैं। तो मतलब हमें रेंज निकालना है, मतलब वाई की वैल्यू निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, थीटा पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाया गया है। थीटा पे कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है, इसका मतलब थीटा पूरा वेरी कर सकता है, माइनस मतलब कितना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो जब थीटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी करेगा, मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर होगा, तो टेन थीटा बिलोंग्स टू भी आर होगा। की रेंज हमें पता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में रहती है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को x मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैंने आपको कल बताया भी था, इस टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालते हैं। इसको हमने x क्यों माना, क्वाड्रेटिक में क्यों कन्वर्ट किया? कल जो हमने क्वेश्चन देखा था क्वाड्रेटिक वाला, जो आपको असाइनमेंट में सॉल्व करना था, तो उसकी बात करूं मैं, तो वो जो एक्सप्रेशन था उसमें मैंने बोला था, देखो लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब मेथड लगाया था। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होगा तो कल जो हमने मेथड पढ़ा है वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा की कोई रेंज नहीं दी गई है, तो थीटा हमें ऑल रियल नंबर मानना पड़ेगा। तो टेन थीटा
तो अगर हम टेन थीटा को x मानते हैं तो क्योंकि x टेन थीटा की वैल्यू है और टेन थीटा पूरा r में जा रहा है तो x भी r में जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो कल हमने मेथड पढ़ा था उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ y प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। कल मैंने ये मेथड डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो ये फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा y माइनस वन। तो ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया। फिर इसको इधर ले जाते हैं तो ये दोनों टर्म मिला के हो जाएगा प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा y प्लस वन और फिर क्या बचेगा प्लस y माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर। AC करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये मुझे क्या मिलेगा, तो एक बार देखना पड़ेगा, माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये इन दोनों को सॉल्व करके मिल गया, ये टू वाई है और ये प्लस का एट वाई है तो ये मिल जाएगा हमें टेन वाई और ये माइनस का फोर है और ये प्लस का वन है तो ये मिल गया माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये किससे डिवाइड कर दूं मैं, इसको मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर और ये प्लस नहीं आएगा ये माइनस हो जाएगा। कल हमने ये मेथड डिस्कस किया था, थ्री वाई स्क्वायर बचेगा ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन वाई प्लस थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो इसके रूट्स आएंगे, कितना आएगा, ये वन हो जाएगा तो थ्री और वन बाई थ्री, थ्री और वन बाई थ्री कितना होता है टेन बाई थ्री। तो इसके रूट्स आएंगे थ्री और वन बाई थ्री। तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी वाई बिलोंग्स टू वन बाई थ्री टू थ्री। ठीक है, इसको नोट कर लो। आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर कल हमने डिस्कस किया था, आपने शायद प्रैक्टिस नहीं की होगी इसलिए ये सॉल्व नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब डिफिकल्ट है पर एडवांस के बेसिस से बात की जाए तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर बहुत ही काम का कंसेप्ट है। इस टाइप से हम काफी क्वेश्चंस की रेंज निकालते हैं। तो ये ध्यान से देखो, हमने टेन थीटा की जगह x क्यों लिखा है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है। अगर ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होता, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था तब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x बिलोंग्स टू r नहीं होगा तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा पर ये स्टेप नहीं आ पाएगा जो हमने ये यूज किया d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो अगर x बिलोंग्स टू r नहीं हुआ तो इस मेथड से रेंज नहीं आ पाएगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने टेन थीटा को x मान के इसमें कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि ये r तक जा रहा था। अगर ये r नहीं होता तो x तो मैं मान सकता था, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक भी बना सकता था, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये स्टेप फिर आगे से वैलिड नहीं होते। और अगर ये स्टेप वैलिड नहीं होते तो ये रेंज नहीं आती। तो जब रेंज आती ही नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक में क्यों कन्वर्ट करता, तो फिर मैं x भी क्यों मानता। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट समझना। हम x तभी मानेंगे, ये मैंने पहले भी बोला है, बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके ही सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर क्वेश्चन सॉल्व होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो अगर ये x बिलोंग्स टू r नहीं हो रहा है तो x मान के फिर कोई फायदा नहीं। मान लो यहाँ कंडीशन लगा दी जाती कि थीटा सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, तो अगर थीटा नहीं, सॉरी पॉजिटिव नहीं, मान लो बता दिया जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा सिर्फ पॉजिटिव आएगा, तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा तो ये r तो नहीं हो पाएगा, तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर होगा पर r नहीं होगा, तो अगर r नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है गुड क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट लगाने में मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी गलतियां आपकी यहीं पे हो जाएंगी, फिर एग्जाम तक नहीं जाएंगी ये गलतियां। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए, और प्रैक्टिस करोगे फिर आप, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, दूसरा कौन सा डाउट बताना है मुझे, वो अभी तक मुझे नहीं पता चला है। तो गिरीश ने एक डाउट पूछा है लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 17, रैंडमली आप लोग पूछ रहे हो तो मैं रैंडमली सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तब तक डाउट भेज दो अपना, जब तक मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। ओके, ये दिया थीटा प्लस 2 अल्फा, हमें क्या फाइंड करना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था असाइनमेंट में, अगर आपको याद रहेगा तो मैं याद दिलाता हूँ। थीटा प्लस अल्फा के टर्म्स में हमें लेके आना है। ये क्या है, ये थीटा प्लस अल्फा और अल्फा का एडिशन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, याद आएगा। ये क्या है, ये एक्चुअली इसका क्या है, डिफरेंस है, थीटा प्लस अल्फा और अल्फा का डिफरेंस है। तो अगर हम इसको a और इसको b मान लेते हैं तो ये इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ साइन a माइनस बी, तो ये हो गया इंटू कॉस बी माइनस, सर वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके बाकी लोग कंफर्म कर लो मुझे, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, क्लियर, हाँ सर, नो इट्स क्लियर। ठीक है, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो। तो इसको मैंने a माइनस बी के टाइप से फॉर्मूला लगाया, इक्वल्स टू कितना दिया है n टाइम्स, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है। तो क्या डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, अगर हमें साइन कॉस को टेन में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों एंगल से डिवाइड किया जाएगा। सेम लॉजिक से यहाँ भी डिवाइड होगा और सेम लॉजिक से यहाँ भी डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, ये कंसेप्ट आप जानते हो अच्छे से। 10 में कन्वर्ट करना है तो कॉस के जितने भी टर्म बनेंगे उनसे सबसे डिवाइड किया जाएगा, तो ये इधर कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा मेरे पास 10 थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू n टाइम्स, इसको अंदर ले जाते हैं तो पहले वाले में से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 थीटा प्लस अल्फा और प्लस दूसरे वाले में से बचेगा 10 अल्फा। आई थिंक यहाँ से वैल्यू आ सकती है, इसके आगे आप कर लोगे, इसके आगे इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, इस वाले टर्म को इधर लाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 अल्फा इधर आएगा, n 10 अल्फा के साथ सॉल्व होगा तो n प्लस 1 10 अल्फा आ जाएगा कॉमन लेके, डिवाइडेड बाय ये उधर जाएगा तो 10 थीटा प्लस अल्फा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस n। तो ये आंसर आ रहा है, फिर किस ऑप्शन में दिया है, ये डी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है फिर इसका।
ओके, नोट कर लो आप पहले ये, फिर मुझे लास्ट स्टेप अगर एक्सप्लेन करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा, तो फिर मुझे नेक्स्ट पेज एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, ओपन करके ब्रैकेट ओपन करके फिर करके दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, एन का अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना है, एन वाले टर्म्स एक साइड ले जाना है, विदाउट एन वाले दूसरे साइड लाना है, तो ये आ जाएगा। लास्ट स्टेप कैसे, हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ, लास्ट स्टेप कैसे आएगा वो मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, पहले आप ये नोट कर लो। ये नोट करना मुझे। तो इसके बाद फिर हमारे डाउट खत्म हो रहे हैं क्या आप लोगों ने, और नेक्स्ट डाउट नहीं बताया मुझे अभी तक, तो मतलब इतने ही दो ही डाउट थे फिर आपके, फिर हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करें क्या? सर ये कैसे पता चला कि एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, कैसे पता चला? चार ऑप्शन दिख रहे हैं शायद आपको मेरे हिसाब से, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, जिसमें क्लियरली लिखा जाए कि फाइंड दिस, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको चार ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना है बस। तो फिर इसमें ये तो एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या करना है, वो पता नहीं चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही होता है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बता दो बस। गिरीश क्वेश्चन नंबर 7, मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि आप लोग रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा है ये लेवल 2 का पूछा है एक्सरसाइज 2 का, ऐसे एग्जैक्टली बताओ। ठीक है, ये नोट कर लिया क्या, ये कंफर्म करो पहले। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ऑप्शन भी देखना होता है एक बार, कई बार सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वो करेक्ट क्या, करेक्ट किस चीज का करेक्ट, वो चार ऑप्शन देखो, चार में से कौन सा सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन देख के सॉल्व होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। तो मैं ये लास्ट स्टेप बता दूं थोड़ा कार्तिक को, ये क्या करना है, तो ये है टेन थीटा प्लस अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू, इस n का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा n टाइम्स थीटा प्लस अल्फा प्लस n टाइम्स टेन अल्फा। ये थोड़ा थोड़ा क्या मतलब, ये तो ऐसा ही सिंपल सा स्टेप था इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया था, चलो कोई बात नहीं। n वाला अभी हम क्या करते हैं, जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है, ये जो टेन थीटा ये सिमिलर टर्म्स हम एक साइड ले जाएंगे, तो सिमिलर टर्म्स एक साइड ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अभी समझ लो
बाद में फिर अगली बार से आप अपने आप करना। तो ये सिमिलर है तो इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें से ये कॉमन आ रहा है टेन थीटा प्लस अल्फा, तो बचेगा 1 माइनस एन। इधर से क्या है, टेन अल्फा कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 प्लस एन। तो यहाँ से टेन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एन अपॉन ये वाला 1 माइनस एन नीचे आएगा और ये हो जाएगा टेन अल्फा। बोलो कार्तिक समझ में आया क्या? आगे से मैं ये स्टेप्स करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा इसके बाद आप वैल्यू निकाल लेना, तो आप खुद ही निकालनी है। ओके, ये सिंपल स्टेप्स हैं एक्चुअली, ये इसलिए मैं करता नहीं हूँ ये, ठीक है। फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे से ये स्टेप्स आपसे खुद होने चाहिए। चलो फिर हम आ जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, पर आगे से अपने आप होनी चाहिए आपसे। एक आध बार पूछ लिया तो चलता है, पर बार बार आप इस टाइप के डाउट पूछोगे तो प्रॉब्लम होती है। एक आध बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध बार में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ लो, पर आगे से ये स्टेप्स आपसे खुद होनी चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो वो एक्सपेक्टेशन पूरा होना चाहिए। ओके चलो फिर हम आ जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है गिरीश ने, पूछा है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो फिर, तो इसमें क्या दिया है हमारे पास, ये दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a tan b। अच्छा देखो इसमें क्या है, देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन से। और मुझे पता नहीं है फिजिक्स में आपने कितना पढ़ा है। अच्छा आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है क्या, डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओके वेरी गुड, तो फिर मैं ये बता सकता हूँ। तो देखो आप, और एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, लास्ट जो इसका कंक्लूजन आता है वो याद रखना है। कभी भी हमें स्टेप से दिया जाए, दो नंबर का एडिशन दिया जाए और उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तो वो तभी होती है जब दोनों इक्वल होते हैं। मतलब दो नंबर की का एडिशन हमें दिया जाए और उनके प्रोडक्ट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, तो वो क्रिटिकल वैल्यू को हम बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, वो तभी आती है। अब या तो वो मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम होगी, कोई एक ही होगी दोनों में से, तो क्वेश्चन में जो पूछी गई वो वही होगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्रिटिकल हो रही होगी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब दोनों इक्वल होंगे। तो ए और बी दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये 60 है इनका एडिशन, तो 30 पे आएगी। तो यहाँ 30 रख दो, तो 1/√3, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरे मैथमेटिक्स के लिए, तो आंसर इसका 1/3 आएगा। ये कैसे आता है, ये डिफरेंशिएशन से आता है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो। कुछ नहीं करते, डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको इक्वल टू 0 करते हैं, वहां से हमें वैल्यू मिल जाती है, बस बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो देखो इधर ध्यान से देखना, tan a इंटू tan b, तो tan b की जगह मैं लिख सकता हूँ π/3 माइनस a। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, दो वेरिएबल होते हैं, उनको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। जब एक वेरिएबल में होता है तभी हम बता सकते हैं ना कि उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल है, तो इनसे रिलेटेड एक हमें रिलेशन जरूर दिया जाएगा जिससे हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर सकें। तो ए हमारे पास, हमने ए और बी में से कोई भी एक रख सकते हो, सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा पूरे को ए में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हमें रिलेशन दिया जाए, और जब तक कि वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ये आपने पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन हम हमेशा एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं, जैसे आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पूरा क्वेश्चन पहले एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट होकर आना चाहिए, फिर हम एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, वहां से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही उसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। क्रिटिकल वैल्यू नहीं होगी, सॉरी, उस पॉइंट पे क्रिटिकल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम वो x किसको मानेंगे, एक किसी वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये हो गया tan a, आप ध्यान से समझते जाना इसको। तो ये हो गया √3 tan a माइनस tan b, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a मतलब tan 60, तो वो √3 होता है।
इंटू टेन ए। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ y इक्वल्स टू इस एक्सप्रेशन को, जिस एक्सप्रेशन की हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो टेन ए को मैं थोड़ी देर के लिए x बोल देता हूँ। ये वो क्वाड्रेटिक वाला x नहीं है, ध्यान रखना, वो मैं वो क्वाड्रेटिक वाला मेथड नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको x बोला है क्योंकि ये पूरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे कुछ कंडीशन नहीं दी जानी चाहिए इस पे। तो कंडीशन इसमें ये दी गई है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे। ए और बी पॉजिटिव होंगे मतलब टेन ए की वैल्यू x हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, हमें ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, रहने दो, क्योंकि हम वो मेथड नहीं लगा रहे हैं ना, वो मेथड लगा भी नहीं सकते क्योंकि x बिलोंग्स टू r नहीं है। तो ध्यान रखना, वो मेथड लगाने की कोशिश मत। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ √3/1 + √3x। तो अभी जो मैंने समझाया था पिछला क्वेश्चन, क्योंकि x बिलोंग्स टू r नहीं है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो मेथड काम नहीं आएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और डिफरेंशिएशन के लिए ऐसी कोई कंडीशनें नहीं होती हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं बता दूं डिफरेंस लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। डिफरेंशिएशन से हमेशा ही आंसर आता है। आप डिफरेंशिएट करो, उसको इक्वल टू 0 करो, और ये फिजिक्स में बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको पहले ही बता। मैथ्स में तो ऐसे एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो बुकलेट में, क्योंकि एडवांस में थोड़ा मिक्स क्वेश्चन रहता है। जैसे एडवांस के क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड ही एडवांस के क्वेश्चन ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो डिस्कशन में आपको कांसेप्ट समझ में आ जाएगा, वैसे भी कभी ना कभी तो समझना ही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हमें यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, मतलब y की। तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x को मैंने डिफरेंशिएट किया तो वो हो गया 1√3 - x/1 प्लस, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन जाए इसमें, फिर आएगा प्लस, एक्चुअली प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो फिर x को मैंने x रखा, इसका डिफरेंशिएशन अब मुझे करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा जा रहा है। तो थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है, करना पड़ेगा अभी कैलकुलेशन। तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा था मैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा डिफरेंशिएशन तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो मैंने पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहले मैंने x का डिफरेंशिएशन किया 1, तो 1 छोड़ दिया मैंने, इसको फिर मैंने ऐसे ही लिखा। एक फंक्शन, एक एक्सप्रेशन का हम एक बार में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर प्लस, इस बार मैंने x को ऐसे ही रख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन मैं करने जा रहा हूँ, तो इसके डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अभी इसमें डिवीजन रूल आ गया। तो डिवीजन रूल में क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, फिर क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं 1 + √3x। पता नहीं इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, ओके, थोड़ा सा ये ऐसा हो रहा है, इधर से मैं हटाता हूँ इसको, ये सही से लिखा नहीं जा रहा है, तो इसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो वैसे मैंने इसका आपको बता ही दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है, बस इसको थोड़ा मैं डिफरेंशिएशन से प्रूव करना चाह रहा था, ताकि आपको ये पता चल जाए। एक बार तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो 1 + √3x का स्क्वायर, तो इधर ऊपर कितना आएगा, 1, डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिखते हैं, आपको डिवीजन रूल याद होगा तो। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया -1, फिर माइनस आता है बीच में, फिर न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिखते हैं, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 0 हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया √3, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये आ गया है मेरे पास। तो अब dy/dx की जगह 0 लिखा जाएगा, तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ, तो ये आ गया 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ रहा है, 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, d - x/1 + √3x। ठीक है, फिर प्लस x टाइम्स, ये नीचे आ गया 1 + √3x का स्क्वायर, और इधर कितना आएगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा सॉल्व करके। ये हो जाएगा -1 - √3x, -1 - √3x, फिर ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का √3 हो गया 3, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस √3x, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया -4। तो
हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -4 का हो जाएगा, -4x था तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4x अपॉन 1 प्लस √3x का स्क्वायर। किसी एक टर्म को हमें एक दूसरे साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये आप देख सकते हो 1 प्लस √3x। ठीक है, ये टर्म नेगेटिव था तो इसको मैं उधर ले गया तो पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया, -4x की जगह +4x हो गया। अच्छा अब देखो ये दोनों साइड सेम लिखा हुआ है तो ये एक टर्म हो जाएगा स्क्वायर से। तो अभी मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, आप बाद में नोट करना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x अपॉन 1 प्लस √3x बचेगा, इधर बचेगा √3 माइनस x इक्वल्स टू √3 - x। ठीक है, एक बार मैं कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूंगा ये कैलकुलेशन, बार बार मैं डायरेक्ट बोल दिया करूंगा, दोनों जब सेम होंगे तो पॉइंट रख दो आप। तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - x, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x और माइनस का √3x²। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा √3x² प्लस का, और ये टर्म हो गया, ये इन दोनों को ऐड करके आएगा मेरे पास 3x - x कितना हो गया 2x, 2x को इधर लाएंगे तो बचेगा सिर्फ 2x, और बचा मेरे पास सिर्फ फिर √3, इधर आएगा तो माइनस का √3 = 0। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये 3 होता है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का x। आई थिंक सब कैलकुलेशन मैंने सही करने की कोशिश की है और होने लगी आजकल कि मेरी प्रैक्टिस जा चुकी है, तो आप भी कैलकुलेशन चेक कर ही रहे हो वैसे तो। √3x तो ये हो जाएगा x, तो ये बचा प्लस का √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस अगर छूट जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर किसी भी फील्ड में देख लो आप, क्रिकेटर भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर उनसे भी कुछ नहीं खेलते बनता है। √3x - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू -√3 आएगा और 1/√3 आएगा। पीछे स्लाइड पे जाते हैं, तो यहाँ मैंने कंफर्म किया था उसको x पॉजिटिव है, ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो x क्या था मेरा, एक्चुअली x था tan a, तो tan a की वैल्यू आ गई 1/√3, तो a यहाँ से आ गया 30 डिग्री, और ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है, और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये डिफरेंशिएशन से प्रूफ होता है। और ये आप याद रख लो, 2 नंबर का एडिशन कभी भी आपको दिया जाए और उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का, तो वो वैल्यू तभी आती है जब a और b या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। तो यहाँ दोनों नंबर का एडिशन 60 दिया था, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था a और b जब 30 होंगे तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मतलब एडिशन दिया जाए और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो अब वो वैल्यू मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ वो जो भी वैल्यू होगी, क्रिटिकल वैल्यू जो भी होगी, या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, वो डिपेंड करेगा ग्राफ का शेप किधर जा रहा है। अगर नीचे जा रहा होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, ऊपर जा रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। वो तो क्वेश्चन में एक ही पूछा जाएगा, अगर वो मिनिमम आ रही होगी तो क्वेश्चन में मिनिमम पूछा जाएगा, और अगर मैक्सिमम आ रही होगी तो मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो फिर यहाँ से आंसर आ गया ये, तो ये इसकी जो भी वैल्यू वो भी आपको बताया गया होगा डिफरेंशिएशन में, एक्चुअली डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, कैसे चेक करते हैं कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके लिए भी आपको बताया गया होगा। इसीलिए मैंने पहले ही पूछा था आपको आता है क्या डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, आपने बोला आता है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया, अदरवाइज मैं करता नहीं। तो यही होता है उसमें, अब कैसे होता है इसके लिए डिटेल में मुझे भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ेगा, तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम। यही होता है, डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद इस नंबर को 0 रखना पड़ता है dy/dx को, क्यों कैसे, इसके लिए आपको वो डिटेल में सीखना पड़ेगा। तो डिटेल में जाने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। तो अभी के लिए फिजिक्स में भी आप यूज करोगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, किसी एक वेरिएबल में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करो और उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर दो और dy/dx को 0 रख दो, तो वहां से वो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जब x की वैल्यू वो होगी तब हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो जब x की वैल्यू कितनी होगी
1/√3, x मतलब 10 है तो यहाँ रख दो 10 है 1/√3, 1/√3 तो 1/3 मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब x की जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, उस पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। x तो हमें इनपुट देता है, तो इनपुट आया है, वैल्यू निकालनी है तो हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा, तो आउटपुट ये आ गया 1/3। तो अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो, dy/dx को 0 रखा जाता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, वो 12th में आएगा, काफी टाइम है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए आप। फिर एक और नया डाउट आया एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 17। चलो ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड नोट कर लो, उसके बाद हम 17 पे आएंगे। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 11 भी आ गया। ठीक है, चलो 11 भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था एक्सरसाइज 2 तक एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करो। 3 नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो चलेगा, बट 2 एटलीस्ट अटेम्प्ट करो आप, ताकि आपको अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए मिले। इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अदर कंसेप्ट्स भी लग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है फिर भी क्लास में ये डिस्कशन देख रहे हैं, तो नो डाउट उनको भी फायदा होगा। वो मैंने पहले भी बताया था, अगर आप बिना अटेम्प्ट के भी डिस्कशन सुनते हो तब भी आपको फायदा होगा, पर उतना फायदा नहीं होगा जितना उसको होगा जिसने अटेम्प्ट करके पूछा है क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट करके अगर आप डाउट पूछते हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बिना अटेम्प्ट के पूछते हो तो कुछ तो फायदा होगा। कुछ तो फायदा ये है कि जब आप दूसरा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इससे रिलेटेड तो आपको याद आ सकता है, गारंटी नहीं है उसकी, याद आ सकता है। हाँ, ऐसा कुछ सर ने क्लास में डिस्कस तो किया था तो शायद मैं अप्लाई कर सकता हूँ, चांसेस बन सकते हैं उसके। पर अगर आप अटेम्प्ट करके क्वेश्चन पूछते हो तो वो चीज आपके दिमाग में रहती है, ये मुझसे क्यों नहीं सॉल्व होता, अच्छा ये कंसेप्ट था इसलिए मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो आपको क्यूरियोसिटी रहती है, वो क्यूरियोसिटी के चलते वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है वो चीज, अरे हाँ ये कंसेप्ट ये मेरा मिस हो रहा था, या ये मुझे नहीं आता था, या सर ने तो डिस्कस किया था पर कहीं ना कहीं मैं चूक रहा था, अब नहीं चूकूंगा मैं। तो ऐसे ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में, फिर हमारा वो दिमाग अडॉप्ट कर लेता है उस चीज को। इसलिए मैं बोलता हूँ ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ अटेम्प्ट करके डाउट पूछो। और एक तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी तो हो रही है ना उससे। तो इसलिए बिना प्रैक्टिस के तो देखो कुछ भी नहीं होगा ना, तो एक आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है प्लस आपको साइकोलॉजिकल फायदा भी मिल रहा है, तो ज्यादा टाइम तक वो आपके दिमाग में भी सेट रहेगा। तो ये सब फायदे होते हैं इसके, इसलिए अटेम्प्ट करना चाहिए पहले डिस्कशन से पहले। इसीलिए मैंने आपको टाइम भी दिया था, जब आप अटेम्प्ट कर लो तब डाउट। चलो आगे से मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा डिले नहीं करवाओगे आप, जब डिस्कशन का टाइम होगा तभी आप डाउट पूछ लिया करोगे। इस बार आपने डिले करवाया 1 वीक, ठीक है इस बार चलेगा, और आगे से फिर आपको आदत पड़ जाएगी टाइम पे सॉल्व करने की। एक्चुअली मैं टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं है, टाइम देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, अगर आप उस टाइम को वेस्ट ना करो, यूटिलाइज करो प्रॉपरली, तो आपको टाइम मिलता है डिस्कशन से पहले सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये आई थिंक नोट हो गया क्या सबका। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 11 और 17 दो क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। ये आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा, पर वो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया है ना उसको याद रखना। क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताया है, 2 नंबर का एडिशन हमें दिया जाए और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो तभी आती है जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं। तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नोट हुआ क्या, एक बार कंफर्म करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करूँ। ओके चलो, चलो एक्सरसाइज 2 में ही चल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 11 को। तो ये दिया है मुझे a प्लस बी इक्वल्स टू 3 माइनस कॉस, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, c क्यों नहीं लिख रहा है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, थोड़ा नीचे लिख रहा है ये, थोड़ा सा ये एडजस्ट करना पड़ेगा आपको।
cos 4 थीटा। दूसरा इक्वेशन दिया है a माइनस बी इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा। पूछा क्या है इससे? अच्छा, ए बी का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, कुछ तो एक वैल्यू पूछा है। नहीं, ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब ये पूछा है ए बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो किस नंबर से, मतलब इसकी एक प्रकार से रेंज ही पूछी है और इसके में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये तो सिंपल ही है, इसमें क्या डाउट पूछा आपने। हो सकता है आगे कहीं फंस रहा हो क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ए और बी निकाल लो, यहाँ रख दो, प्रोडक्ट कर लो, देखते हैं कहीं फंस रहा होगा शायद क्वेश्चन। देखते हैं आगे। तो पहले मैं ऐड करता हूँ, ऐड करके ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a कितना आएगा मेरे पास, 3 माइनस कॉस, अपने, अच्छा आपने सिंप्लीफाई नहीं किया होगा। ओके, समझ गया मैं, आपने शायद सिंप्लीफाई नहीं किया होगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अलग एंगल में है, ये अलग एंगल में है, तो 3 माइनस, इसको सेम एंगल पे लाने के लिए हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा फिर ये, तो फिर प्रोडक्ट करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। 3 माइनस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा, ये आ गई मेरे पास 2a की वैल्यू। तो यहाँ से मुझे a क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आपको ख्याल आ रहा होगा सर ये तो कुछ तो बन रहा है, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो चलो ये तो आ गया। सेम लॉजिक से मैं b निकालूंगा, तो b क्या आएगा मेरा, b आई थिंक आएगा, डायरेक्ट में करता हूँ, यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड होके हो जाएगा यहाँ पे 2b, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। तो ये स्टेप सेम रहेगा, ये स्टेप भी सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा बस, सेम लॉजिक से यहाँ पे माइनस आएगा बस। तो फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा बस, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो रहा है a माइनस बी और ये हो रहा है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर अपनी जगह है, अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये हो जाएगा आई थिंक 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर है, तो ये हो गया कॉस रेज टू द पावर 4 2 थीटा। ओके, तो ए बी की लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 क्यों हो जाएगा, ये आप जानते हो, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है, 1 तक जाती है, और उस पे भी रेज टू दी पावर 4 है, इवन पावर है, तो ये एक्चुअली मुझे मतलब ये वैसे भी 1 से ज्यादा जाएगा नहीं, 1 से कम ही रहेगा, और ये भी लिखना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। 0 तो हो सकता है ना, ये किसी एंगल पे 0 हो सकता है, पर ये 0 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इवन पावर है। तो ए बी की जो वैल्यू है, या मैं ए बी की रेंज बोलूं तो ए बी की रेंज आ जाएगी 0 टू 1, क्योंकि ए बी इसके इक्वल आ रहा है, तो जो इसकी रेंज होगी वही ए बी की रेंज होगी, इसकी रेंज होगी 0 टू 1, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ अच्छे से। तो ये 0 से 1 होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। ओके, यस, क्लियर। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में कोशिश करना, इसमें नहीं कर पाए सिंप्लीफाई तो कोई बात नहीं, आगे और मौके मिलेंगे आपको, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे वो सब आपके लिए मौके हैं। चलो ठीक है, ये नोट करो, तब तक मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसका भी जवाब देते रहो साथ साथ में। कितने लोग सिंगेज सॉल्व कर रहे हैं घर पे, मतलब जब भी टाइम मिलता है, ऐसा रेगुलरली नहीं, पर जब भी टाइम मिलता है सिंगेज करते हैं, जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बाकी लोग, रोहन, ओमकार, अभिषेक, अथर। चलो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो कितने परसेंट क्वेश्चन, मतलब जितने भी आप सॉल्व करते हो एवरेजली, पता नहीं अंदाजे से बता सकते हो, उसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन
खुद ही सॉल्व हो जाते हैं बिना सॉल्यूशन देखे, बिना कुछ करे। क्वेश्चन पढ़ते हो और आप सॉल्व करते हो और आंसर भी मैच कर जाता है। कितने परसेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से आप, जैसे मान लो आपने 10 अटेम्प्ट किए तो उसमें से 2 आपने सॉल्व कर लिए, मतलब कितना हो गया ये, तो 20%। जैसे कितने क्वेश्चन है एवरेजली जो आप अपने आप सॉल्व कर लेते हो? वेरी गुड अभिषेक, 50% मार्क। मतलब मैं आपको बताऊं सिंगेज में टफ क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। एडवांस वाले सिंगेज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जिसकी 5-6 बुक्स मिली होंगी आपको, उसकी ही बात कर रहा हूं मैं। अप्रोक्स 45%, 50%, 40%, मतलब बहुत ही अच्छा रेशियो है ये इनिशियल लेवल पे आप इतना सॉल्व कर रहे हो तो ये काफी अच्छा है। और बाकी जो नहीं सॉल्व होता है, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लो, बहुत लगे नहीं अब तो ये हो ही नहीं रहा है, पूरा आपका 100% अटेम्प्ट हो जाए तो फिर आप बाद में सॉल्यूशन देख सकते हो। पर इनिशियली सॉल्यूशन के चक्कर में नहीं रहना कि सॉल्यूशन तो दिया ही है चलो देख लेते, नहीं, पहले आप अपना पूरा अटेम्प्ट करो। वो क्वेश्चन नहीं आने वाला आईआईटी में, वो सिर्फ इस बात के लिए, ये जानने के लिए कि कितने क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होते हैं। तो किसी में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 बार अटेम्प्ट करो, फिर भी नहीं होता है, आप ज्यादा परेशान हो जाते हो तो लास्ट में सॉल्यूशन देख सकते हो। और कभी ऐसा भी हो सकता है सॉल्यूशन देख के भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो, मुझे पर्सनली भेज सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो वो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। सर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लो ना, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लो मतलब मुझे डाउट नहीं समझ में आया अभिषेक आपका। एक्स्ट्रा लेक्चर, हाँ डिस्कस करेंगे अभी हम उसका, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ये पहले सीट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। रेंज वाले सर अलग ही लगते हैं, हाँ लगेंगे, बिल्कुल अलग ही लगेंगे वो आपको, क्योंकि अभी अब मैंने बोला ना आपको, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, ये रेंज एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। रेंज इतना इजी टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रेंज का बताते जा रहा हूँ। रेंज एक्चुअली बहुत ही ऐसा टॉपिक होता है, कुछ मेथड्स होते हैं रेंज के, 8-10 मेथड होते हैं, कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं 2-3। उसके बाद भी होता है कि एक नया मेथड होता है रेंज में, कॉमन सेंस, मतलब वो आप कुछ नहीं लगेगा तो फिर लास्ट में कॉमन सेंस लगाओ या जुगाड़ लगाओ। क्वेश्चन डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग, हाँ रेंज के क्वेश्चन सच में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा, तो ऐसे करते करते हम कभी ना कभी रेंज सीख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा कि रेंज का क्वेश्चन आएगा गारंटेड आप सॉल्व करके आ सकते हो, पर एक उम्मीद तो बन सकती है कि आपने इतने सारे टाइप के क्वेश्चन देखे हैं रेंज के, तो एक उम्मीद बन सकती है सॉल्व करने की। कभी आप सिंगेज में सॉल्व करोगे, वहां भी कोई मेथड दिया होगा तो वो आपको पता चलेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से एक उम्मीद बन सकती है, 90% चांस हो सकता है कि रेंज का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सको। और कई बार क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता कि क्या लगाएं इसमें, रेंज में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो हमें कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ता है इधर उधर करके, शायद आ जाए, आधा ये मेथड आधा वो मेथड लगा के। तो रेंज है थोड़ा ऐसा टॉपिक ही है एक्चुअली। तो हम साथ साथ में रेंज पढ़ते रहेंगे, वो हर चैप्टर में वो रेंज प्रॉब्लम देगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा रेंज हमारा, हर चैप्टर में रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते रहेंगे। बाद में एक अलग से टॉपिक लिखेंगे, मैं कुछ मेथड्स लिखवा दूंगा रेंज के, अभी हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें भी रेंज का एक मेथड आएगा, एएम जीएम से भी एक रेंज सॉल्व होती है। तो वो भी ऐसे एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। एक तो था मैंने आपको जुगाड़ वाला मेथड बताया था कि अगर एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, अगर वो जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट होंगे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसकी रेंज ये है, +3 किया है तो ये हो गई रेंज, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई रेंज, वो एक एलिमेंट्री मेथड हो गया। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेंज निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी क्वाड्रेटिक में सिखाया। फिर जैसे डिफरेंशिएशन वाला एक मेथड होता है रेंज निकालने का, फिर एक ऐसा एएम जीएम वाला मेथड होता है। तो या फिर ये ऐसे सिंप्लीफाई करके अगर ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हो 0 से 1। तो ऐसे एक्चुअली बहुत सारे मेथड होते हैं, और फिर लेकिन गारंटी नहीं होती कि रेंज वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही लोगे। तो गारंटी के लिए बस यही मैं बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस करो, तो बहुत प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सॉल्व हो सकता है रेंज वाला क्वेश्चन, बस उतना ही, ज्यादा नहीं कर सकते आप। चलो तो वो सब चलता रहेगा चीजें, अभी 2 साल है, 2 साल में हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नहीं भी सीख पाएंगे, तो ऐसा रहता है, कुछ टॉपिक वीक रह जाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। चलो पर हम कोशिश करेंगे सब कुछ सीखने की, फिर देखते हैं कितना सीख पाएंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक इसमें किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं अभी तक, तो ये क्लियर हो गया सबको।
अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। देखो ये जैसे ये क्वेश्चन था पिछला वाला, तो कहने को तो देखो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कार्तिक से, तो सिंपल ही दिख रहा है, फिर मुझे लगा हाँ हो सकता है बाद में सिंप्लीफाई नहीं हो पाया हो आपसे, तो कहने में बहुत ही सिंपल लगता है, सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, और वो सिंप्लीफाई करना ही तो उसके लिए ही तो हमें चाहिए, जिसके पास अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा प्रैक्टिस होगा, वही सिंप्लीफाई कर पाएगा। ऐसे थोड़ी है कि मैंने बोल दिया सिंप्लीफाई कर लो तो आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लोगे, नहीं, सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, तो आप चीजों को सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो सिंप्लीफाई कहने में बहुत ही सिंपल लगता है, और वो इजीली सिंप्लीफाई होता नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप चीजों को सिंपल कर पाओगे, अदरवाइज वो फिर बहुत डिफिकल्ट रह जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की अभी हम बात कर लेते हैं। तो 17 भी यस वो ऐसा ही क्वेश्चन है, वो रेंज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर लिखता नहीं है आई थिंक, प्लस 1 अपॉन में क्या है 2x है। ठीक है, ये ध्यान से समझना, इसीलिए मैं थोड़ा रेंज वाला जब क्वेश्चन आएगा तो मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले उसमें। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें ये दिया गया है, अब हमें क्या बताना है, कहीं से ये क्रिएट करना है, पता नहीं वो क्रिएट मतलब कुल मिला के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो फिर ये आ जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान से, ये तो और भी अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्या एक्चुअली मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि एडवांस का ऐसा सिंपल क्वेश्चन बनता नहीं है। तो एडवांस के जो आप सॉल्व करोगे ना, एक्सरसाइज 2 और 3, 1 तो आपको सिंपल लगेगा क्योंकि वो मिक्स्ड प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मेंस में मिक्स्ड प्रॉब्लम नहीं आती, यही एक फर्क है, एडवांस में मिक्स्ड प्रॉब्लम आती है। देखने में ये ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है पर आधा क्वाड्रेटिक है, और फिर ये कहाँ से क्रिएट करना, हो सकता है लॉग लेना पड़ जाए, तो 3-4 चैप्टर का मिक्स कंसेप्ट हो जाता है फिर वो उसमें, तो 3-4 कंसेप्ट एक साथ लगते हैं तब वो एडवांस का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए एडवांस वाला जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना, क्वेश्चन हो सकता है कि कोई कंसेप्ट हो तो आपको डिफिकल्ट जा रहा हो तो उसमें से क्वेश्चन अटक जाए, तो कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ आप ट्राई करते रहो, डाउट रहेंगे तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपको पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर एडवांस के क्वेश्चन भी इजीली आपसे बनने लग जाएंगे। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी होती है एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में, पर अगर आप सीरियसली और कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाओगे तो कुछ समय के बाद आपसे फिर एडवांस के क्वेश्चन होने लग जाएंगे, कुछ तो होने लग जाएंगे, मतलब सब तो नहीं होते। जैसे अभी हमारे यहाँ का टॉपर, अभी रिजल्ट आने वाला है कल, तो उसके 201 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 51% मार्क्स आ रहे हैं। ये 201 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 50% ही हुआ, मतलब 396 का पेपर था, तो उसने काउंट करके बताया है, ऑफिशियल आंसर की थे 201 आ रहा है 396 में से। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ का टॉपर है, उसने 2 साल बहुत मेहनत किया है, मतलब फर्स्ट बैच का, मतलब ए बैच का वो था, टॉपर था, तो उसके 201 आ रहा है, मतलब 50%, वो भी 50% सॉल्व कर पाया पेपर, तो यही होता है। तो ज्यादा सॉल्व उसकी भी रैंक आ सकती है, 2000 के आसपास आ जाएगी रैंक, 50% पे इतनी रैंक आ जाती है, मतलब ज्यादा बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते एडवांस के क्वेश्चन, तो क्योंकि वो डिफिकल्ट रहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आप आधा सॉल्व कर पाओगे 50%, तो समझ लो आप, मतलब जो प्रैक्टिस करने की जो लिमिट होती है वो इसने पार कर दी थी, जो मधुर है उसने, तो तब वो 50% सॉल्व कर पाया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ से कि आप थोड़ा कम प्रैक्टिस करोगे तो 50% भी नहीं आएगा आपका स्कोर, उससे उतना ही कम होता रहेगा, मतलब सारी लिमिट पार करनी है आपको प्रैक्टिस करने की, तब जाके आप एडवांस का पेपर 50% सॉल्व कर पाओगे, उसमें आपकी 2000 के आसपास रैंक आ जाएगी, आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। अदरवाइज आप समझ लो चीजें बहुत डिफिकल्ट है एडवांस में। तो ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री भी है और एलजेब्रा भी है, तो ये सॉल्व तो होगा नहीं, मतलब दो अलग अलग टाइप के ये फंक्शन आ गए, तो इनमें मैं कुछ सॉल्व नहीं किया। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री होता तो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर लगा लेते, पूरा क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर लगा लेते, ये तो कुछ भी नहीं है। और क्वाड्रेटिक भी ऐसा खतरनाक क्वाड्रेटिक है, उसमें भी एक्स फंसा हुआ है और वाई फंसा हुआ है, मतलब ये सारी लिमिट पार हो गई इस क्वेश्चन को बनाने की। मतलब एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री घुसाया, इसमें क्वाड्रेटिक भी लगाया, और क्वाड्रेटिक में भी हद पार कर दी, इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिए, जैसे तैसे एक वेरिएबल में होता बातें। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आप भी दिमाग नहीं लगा सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई थ्योरी होती ही नहीं है ऐसी जो क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ सॉल्व कर दे। और क्वाड्रेटिक में भी वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन तीन वेरिएबल है यहाँ पे हमारे पास,
एक रिलेशन है और 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं, थीटा एक्स वाई, तो इतना तो देखो पॉसिबल नहीं है। तो इन सब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें एक रिलेशन दिया है और बोलना है 2 वेरिएबल सॉल्व करो या 3 वेरिएबल सॉल्व करो, तो आप समझ जाना ये सब गड़बड़ किया गया क्वेश्चन में, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाना मत, ये सॉल्व होगा नहीं। एक तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा ही एक साथ आ गया, मतलब मैं बोलूं क्या, दो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन या फंक्शन आपके पास आ गए हैं। मैंने 5 टाइप के फंक्शन लिख के बताए थे आपको, तो उनमें से 2 टाइप के फंक्शन एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं, तो आप समझ जाना ये फालतू बकवास है, ये सॉल्व होगा नहीं, हम इसमें दिमाग लगाएंगे नहीं। या फिर एक रिलेशन देके बोल रहे हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल सॉल्व करो, ये सब फालतू के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें सिर्फ जुगाड़ काम आएगा। जुगाड़ बोलो या हिट एंड ट्रायल बोलो, कुछ भी बोल लो, मैं हिंदी में उसको बोलता हूँ जुगाड़। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिर इसमें काम आएगा। क्या काम आएगा, हम इसमें जुगाड़ से बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा, जुगाड़ से मैंने इसको उड़ा दिया यहाँ से, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो पहले ये वाला इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये 0 से बड़ा है, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आएगा, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पूरा पॉजिटिव है। ये इनइक्वालिटी ये बोल रही है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में x अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव 0 से बड़ा नहीं आएगा। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया x पॉजिटिव होना चाहिए, x 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में यूज किया गया है। तो x अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड करके पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मैं ये नहीं बोल सकता नेगेटिव अपॉन नेगेटिव होगा तब भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव होने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री लिया गया और बीच में प्लस किया गया है, तो वो कैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया ये थोड़ा ये कंबाइंड इनइक्वालिटी है आपके पास, तो बीच में हमें इस टाइप की आपने सॉल्व की होंगी कंबाइंड इनइक्वालिटी बेसिक मैथ्स में, या नहीं भी की है तो मैं बता देता हूँ। सारे कंसेप्ट हो सकता है थ्योरी में नहीं डिस्कस कर पाते हैं, तो फिर जैसे जैसे डिस्कशन में आएंगे तो मैं वहां बताते जाऊंगा। तो कंबाइंड इनइक्वालिटी जब भी आती है तो दोनों इनइक्वालिटी अलग अलग सॉल्व की जाती है, और दोनों का जो आंसर आता है उनका इंटरसेक्शन लिया जाता है बाद में, इसको आप याद रख लेना। तो अब इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये भी मैं आपको याद दिला दूं, बेसिक इनइक्वालिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको मैं इनइक्वालिटी के दूसरे साइड ले जा रहा हूँ, वो तभी ले जा सकता हूँ जब वो नंबर पॉजिटिव हो। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग से मिस हो रहा है तो फिर रिवाइज कर लो, क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड ले जा रहा हूं। अगर ये नेगेटिव होता तब भी मैं ले जा सकता था, पर मुझे साइन चेंज करना पड़ता। ये आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटीज में, अगर नेगेटिव नंबर को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे साइड तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। और अगर हमें ये नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम दूसरे साइड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, फिर आप कुछ भी करो पर दूसरे साइड वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। तो मैंने यहाँ बिना साइन चेंज किए ट्रांसफर किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें यहाँ से पता चल गया है, मतलब इस कंडीशन का हमने यूज कर लिया। अब मैं इसको इधर ला रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, लेफ्ट राइट ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होती इनइक्वालिटी में, ये आपने इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो ये मैं ले जा सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो गया मेरे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इस टाइप का एक क्वेश्चन शायद पहले आया था हमारे पास, तो मैं फिर से वो कंसेप्ट रिपीट करता हूँ। इस टाइप की सिचुएशन कभी कभी बन जाती है हमारे पास। तो देखो, एक तो ये 2 डिग्री है तो ये पॉजिटिव, प्लस ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है, तो पहली बात तो वो लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और यहाँ पे दो साइन यूज किए गए, या तो इसका आंसर, मतलब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, होता है ये, इसका आंसर आए या इसका आंसर आए सबको हमें मिला के लिखना है, ना कि उनमें से कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो इसका कुछ आया नहीं, ठीक है जाने दो। यहाँ से कुछ आ रहा है क्या सॉल्यूशन, देखते हैं। अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सर लेक्चर इज स्टॉप, सबका स्टॉप हुआ है क्या लेक्चर?
नो ठीक है, फिर अथर्व आपका कुछ तो प्रॉब्लम आया है। ठीक है, फिर समझते रहो इसमें। देखो इस टाइप का शायद पहले भी आया था, स्क्वायर वाले टर्म्स ऐड हो रहे थे, तो मैंने बताया होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, और अगर वो इक्वल टू जीरो होगा तो एक ही कंडीशन में इक्वल टू जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। मुझे जहां तक याद है इस टाइप का एक आया है बीच में, ये दूसरी बार आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको बार याद रखना, स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाले टर्म्स हैं जितने भी ऐड किए जाए वो जीरो तभी होगा, पहले तो वो नेगेटिव नहीं होगा, और वो जीरो तभी होगा जब सब जीरो हो जाए, साइमल्टेनियसली सब जीरो हो जाए। तो x को 1 होना पड़ेगा, एंड लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, y को 0 होना पड़ेगा। अगर x 1 होगा तो ये वाला टर्म 0 होगा, और साथ में एंड, और नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, एंड y को भी 0 होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, मतलब ये भी 1 हो और ये भी 0 हो, दोनों एक साथ हो तभी ये 0 हो सकता है, और नेगेटिव तो ये होगा नहीं। तो यहाँ से ये सॉल्यूशन आया, और यहाँ से ये आना था कि पॉजिटिव होना चाहिए x, तो वो पॉजिटिव ही है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन यही आया फिर। तो यहाँ से आंसर आएगा फिर 1 + 1 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये हो गया 4। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी अच्छा था इसमें, और ये एक नए टाइप का क्वेश्चन डिस्कस हो गया हमारे पास, तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या था, अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप के फंक्शन यूज किए गए हैं और एक ही रिलेशन में 2-3 वेरिएबल दे दिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ जुगाड़ से सॉल्व होते हैं। जुगाड़ देखो मैंने लगाई है, जरूरी नहीं है यही जुगाड़ हर क्वेश्चन में काम करेगी, पर मोस्टली क्वेश्चन में ये रेंज वाली जुगाड़ काम करती है। बाकी जुगाड़े देखो आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो, ऐसा कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है कि मैं एक लिस्ट बना के दे दूं ये जुगाड़ होती है, ये आप नोट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको थ्योरी सब लिखवा दूं। आप प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आता है डाउट पूछो, एक नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा, फिर एग्जाम से पहले आप कितने कंसेप्ट सीख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल 18 वाला भी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं अटेम्प्ट करूं। एक्सरसाइज 3 देखो 2 में रहेंगे आपके पास सिंगल करेक्ट, जब तक आप ये नोट कर रहे हो मैं आपको बता दूं, किसी भी चैप्टर में जब आप जाओगे 1 जो एक्सरसाइज रहेगी, लेवल 1 हो या लेवल 2 वो मिला के आपके मेंस लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप देख सकते हो आपसे कितने सॉल्व हो रहे हैं मेंस लेवल तक के। और फिर जब आप एक्सरसाइज 2 पे जाओगे तो सिंगल करेक्ट रहेगा, सिंगल करेक्ट में बोलूं थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर टू मल्टी करेक्ट और इंटीजर टाइप, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और एक ही सही होता है, तो कंपेयर करके मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सिंपल रहता है, पर एज सच बोलोगे आप डायरेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो अगर मैं सिंगल करेक्ट को बोलूं जिसको मैं एक्सरसाइज 2 बोल रहा हूँ वो डिफिकल्ट रहेगी, तो फिर मैं बोलूं एक्सरसाइज 3 उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगी, क्योंकि उसमें मल्टी करेक्ट है, इंटीजर टाइप है, और पैसेज थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ सिंपल हो सकता है, पर इंटीजर टाइप और मल्टी करेक्ट सच में टफ होते हैं। इस बार आईआईटी ने सिर्फ इंटीजर टाइप और मल्टी करेक्ट ही पूछ लिए, मतलब पेपर 2 में तो 12 इंटीजर टाइप और 6 मल्टी करेक्ट पूछ लिए, इसलिए तो टफ हो गया पेपर। और पेपर 1 में 6 मल्टी करेक्ट पूछ लिए और 6 इंटीजर टाइप पूछ लिए, 6 सिर्फ सिंगल करेक्ट दे दिए, थोड़ा सा पेपर 1 इसलिए थोड़ा सा इजी हो गया था, पेपर 2 टफ हो गया था, क्योंकि इसमें सिंगल करेक्ट भी नहीं था, पैसेज भी नहीं था, मैट्रिक्स मैथ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने इंटीजर टाइप और वही रख दिया, और उसमें भी इंटीजर टाइप में भी निगेटिव मार्किंग रख दी उन्होंने। तो आईआईटी कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं आईआईटी, कुछ नहीं कह सकते, मैं वही बता रहा हूँ आईआईटी कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं कह सकते आईआईटी का, सिर्फ मेंस का पैटर्न फिक्स रहता है, 20 क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आईआईटी चेंज करेगा तो बता देगा, एडवांस का कुछ नहीं पता था आईआईटी, कुछ नहीं कहता, वहीं जाके आपको पता चलता है क्या होने वाला है। मतलब आपको क्रिकेट में भी मैं बोलूँ एक बार प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, आपको पता रहता है सामने वाली टीम कौन है और किससे मैच होने वाला है 2 दिन बाद। यहाँ तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है, तो 3 घंटे से पहले जो पेपर मिलेगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी उसमें ही पढ़ के आपको पता चलेगा कि क्या किया इस बार आईआईटी ने। इस बार तो इंडिया टाइप में भी उसने नेगेटिव मार्किंग दे दी जो आज तक कभी नहीं दी थी। कुछ भी हो सकता है, आईआईटी कुछ भी कर सकता है, आईआईटी का कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं कह सकते। और आईआईटी किस चैप्टर से कितना पूछेगा नहीं कह सकते, मेंस में चलो कह सकते ऑलमोस्ट एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, एडवांस में कुछ नहीं कह सकते आप क्या करेगा आईआईटी। हो सकता है 11th वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, आईआईटी का कोई भरोसा नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन हर सिचुएशन के लिए आप तैयार रहो, आईआईटी पे हम बिल्कुल फेथ नहीं कर सकते।
मैं बच्चों को बोलता था कि मतलब क्या बोलते हैं पैसेज टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले थोड़े से सिंपल रहते हैं, आप प्रैक्टिस करके रखो, उसमें तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे और बच्चे उसके लिए तैयार भी रहते थे। इस बार ऐसा आईआईटी ने धोखा किया है कि पैसेज का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, एक भी। तो कुछ नहीं, आईआईटी भरोसा कर ही नहीं सकते, हर चीज के लिए तैयार, हर चीज के लिए मैंने बच्चों को तैयार करवाया था, आपको चाहिए तो मुझे बोलता था पैसेज में आपको थोड़ा सा बेनिफिट, पैसेज में आप थोड़ा कॉन्फिडेंस यूज करो, पर पैसेज आया ही नहीं, क्या करेंगे इसका। कॉन्फिडेंस आया भी होगा किसी को तो पैसेज ही नहीं आया आईआईटी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर सेक्शन आपको इक्वली प्रैक्टिस करना है, पैसेज हो, मल्टी करेक्ट हो, इंटीरियर टाइप हो, सिंगल करेक्ट हो, सब मैट्रिक्स मैच हो, सब। आवाज कट हो रही है, मेरा नेटवर्क तो मुझे लग रहा है, पता नहीं, अभी बाकी लोग कंफर्म कर सकते हैं। यस सर, हाँ। ओके, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक है, ये नोट कर लिया क्या आपने? थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, वॉइस क्लियर हो जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है मुझे। ओके, अभी वॉइस क्लियर है क्या? अभी हो सकता है शायद, ओके नाउ क्लियर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, टेन अल्फा जो है वो इंटीग्रल सॉल्यूशन है किसका, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ 4x² माइनस 16x प्लस 15 इज लेस देन 0। मतलब इस इक्वेशन का जो भी इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा वो टेन अल्फा है, ठीक है। तो पहले इसके हम इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो वहां से हमें टेन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, इसको सॉल्व करो, जो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा वो टेन अल्फा है। तो देखते हैं सॉल्व करके, पहले तो ये कितना होता है, 60 होता है, और यहाँ से 60 कैसे बनाएंगे, 10 और 6 बना सकते हैं, हाँ 10 और 6 ही बनाना पड़ेगा, पता नहीं है अभी, नहीं प्लस नहीं आएगा ये, तो फैक्टर करता हूँ पहले मैं, -10x माइनस 6x प्लस 15 लेस देन, तो यहाँ पे 2x शायद कॉमन आ रहा है, बचेगा 2x, -2 गया, x गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3, तो 2x माइनस 5, ये फैक्टर कर रहा हूं मैं, तो 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3, ये कुछ तो हुआ, ठीक है चलेगा, ये भी चलेगा, इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो नंबर आएगा, कितना आएगा, x इक्वल्स टू 5/2 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, 3/2 आएगा। छोटा कौन सा है, ये 2.5 है, और ये, अच्छा ये 2 से भी ज्यादा है ना, ये छोटा है, तो 5/2 3/2, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, ओपन इंटरवल 3/2 टू 5/2। ये सॉल्यूशन आया है, इसमें से ये कितना है, 1.5 से लेके 2.5 तक, वेरी गुड। तो इसके बीच में जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो है मेरा 2, तो सॉल्यूशन में से एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो वही टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया टेन अल्फा। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कॉस बीटा, कॉस बीटा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। कॉस बीटा क्या है, कॉस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। एक्चुअली स्लोप आप जानते हो क्या, स्लोप होता है टेन थीटा, अगर आपको पता है क्या, थोड़ा सा नया आ गया। स्लोप आपने सुना है क्या, स्लोप होता है एक्चुअली टेन थीटा, थीटा वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, यस सुना है क्या। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसका बाइसेक्टर जो इसके बीच में से जाएगा, बाइसेक्टर मतलब होता है जो, अच्छा ये मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसकी बात बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में से जो लाइन जाएगी वो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है बीच में से जाना। तो किसके बीच में से जाना, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो बीच में से लाइन जाएगी वो हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो बोल रहे हैं कॉस बीटा की वैल्यू आएगी।
तो इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। किसका हमें निकालना है? इस लाइन का। तो ये लाइन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या एंगल बनाएगी? वो थीटा होता है। थीटा यहाँ पे क्या होता है? जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना है वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है। तो ये एंगल, क्योंकि ये बीच में से लाइन जा रही है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आएगा tan 45, इसका स्लोप हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। तो स्लोप की वैल्यू आ गई 1। जिनको नहीं पता है वो अभी के लिए याद कर लो। स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और थीटा वो एंगल होता है जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की या हॉरिजॉन्टल लाइन की पॉजिटिव साइड वाली डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है। तो यहां से cos बीटा हो गया 1, तो tan अल्फा आ गया, cos बीटा आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं आगे? अब तो मेरे हिसाब से बता सकते हो आप। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं 5 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब तो आ ही जाएगा आगे। तो इसमें क्या करो, कैसे भी कर लो, या तो इसकी वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लो फॉर्मूला लगा के, या इसकी वैल्यू बाद में मल्टीप्लाई कर देना, या फिर पहले फॉर्मूला लगा दो। 2 से डिवाइड करता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो। 2 cos a cos b क्या होता है? 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b। a प्लस b करोगे तो कितना आएगा? ये इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 cos a cos b। तो क्या आएगा? cos a प्लस b। a प्लस b करोगे तो साइड 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस cos a माइनस b। और जब a माइनस b करेंगे तो साइड 2 बीटा आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे भी करोगे तो थोड़ा तो कैलकुलेशन पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। 5/2 cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से रख देना, प्लस cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos 2 बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। आपको लग रहा होगा सर आपने एक में तो tan वाला फॉर्मूला लगाया, एक में cos वाला, ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा में मुझे tan की वैल्यू पता थी और बीटा में मुझे cos की वैल्यू पता है। तो cos बीटा यहाँ से उठा के यहाँ रख देना, तो आंसर आ जाएगा। फिर इसके आगे आप कैलकुलेट कर लेना अपने आप। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना और मैच करवा लेना। वैसे सिंपल ही है, कैलकुलेशन देखें तो हो सकती है। नोट कर लो आप, ये 1 यहाँ आएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये पार्ट तो हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन 5। तो माइनस 3 अपॉन 5, और ये प्लस का 1, 1 माइनस 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 का 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया था, सिंपल ही था कैलकुलेशन। और कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी 15 मिनट और है हमारे पास। सर जो एकेडमी का हाईएस्ट स्टूडेंट था वो कितने घंटे पढ़ता था? मुझे तो लगता है बहुत मेहनत करता था, वो सिर्फ पढ़ाई ही करता था, उसके अलावा कुछ तो करता नहीं था, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको।
उसके मदर फादर को भी एक्चुअली मैं जानता हूँ, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो दिन भर ही पढ़ाई करता था, वो पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं करता था, क्लास अटेंड करता था और बस पढ़ाई करता था, उसको और कोई शौक नहीं है। होंगे तो अभी तो फिलहाल उसने सब छोड़ दिए थे, मैंने उसका ऐसा कुछ रिपोर्ट सुना नहीं। उसके मदर फादर से भी बात होती है मेरी, तो ऐसा सच कुछ मैंने सुना नहीं। वो सिर्फ पढ़ाई करता है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है उसने, तो मुझे लगता है सब छोड़ दिया था अभी। अभी क्योंकि अभी उसका इतना स्कोर आया तो उसने मुझे फोन किया था, सर 201 आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुमको जितना पढ़ना था मैं उसको बताते रहता था, जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसका जिंदगी में कभी पढ़ने नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल सच है। अभी कॉलेज मिल गया ना, इसके बाद चाहे आईआईटी मिले चाहे एनआईटी मिले, आपको जिंदगी में कभी पढ़ने नहीं मिलेगा। आईआईटी एनआईटी में कुछ पढ़ना नहीं होता, लोग एक्स्ट्रा करिकुलर इधर उधर के काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। मतलब कोई तो अपना ये प्रोजेक्ट करेगा, कोई वो प्रोजेक्ट करेगा, मतलब आप समझो कि जॉब की प्रैक्टिस आप फर्स्ट ईयर से करने लग जाते हो, कुछ नए नए इन्वेंशन करने लग जाते हो, कुछ इस फील्ड में जाओगे, कुछ लोग वर्कशॉप में काम करने लग जाते हैं। मतलब ये किताब किताब से जो बुक से जो हम पढ़ाई करते हैं उस टाइप की पढ़ाई आपको नहीं मिलेगी करने के लिए। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो जाता है आईआईटी एनआईटी में जाके, इस क्लब में ज्वाइन हो जाते हैं, उस क्लब में ज्वाइन हो जाते हैं, फिर वहां कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, तो वो गाड़ियों वाले वर्कशॉप में लगे रहते हैं दिन दिन भर रात रात भर, तो इस टाइप से वो गाड़ियों में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो चीज फील्ड में जाते हैं, तो जिसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ वो बात अलग है, अगर किसी को यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है तो उनको तो देखो फिर बुक वाला पढ़ाई करना पड़ेगा उनको, तो उनकी फिर स्टोरी अलग है। पर इन जनरल जो इंजीनियरिंग फील्ड में रहना चाहते हैं उनको तो फिर शायद ही कभी पढ़ाई करने का मौका मिले, तो वही है, फिर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, फिर एक बार कॉलेज मिल जाए तो आईआईटी एनआईटी। तो सर अभी ज्यादा स्टडी करें तो उधर थोड़ा कम करना पड़ता है क्या? उधर करना ही नहीं, उधर पढ़ाई का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, मैं वही तो बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल चीजें रहती हैं वहाँ। किसी को गाड़ी का शौक है तो वो गाड़ी में इंजन में कुछ तो रिसर्च करेगा, वो किताब वाली पढ़ाई नहीं रहती आईआईटी एनआईटी में, वो ना के बराबर रहती है। पर आईआईटी एनआईटी मिलना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज मिला तो आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे। उसका मैंने रीजन भी बताया था एक दिन। एनआईटी आईआईटी में क्या होता है, वो सेपरेट कॉलेज होते हैं, वहीं पेपर बनेगा, वहीं सिलेबस डिसाइड होगा, और वहीं पेपर चेक होगा, और वहीं पेपर चेक होने के बाद वहीं रिजल्ट बनेगा और वहीं डिग्री बनेगा। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज दूसरे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहते हैं, तो वहां से पेपर आता है, वहां से सिलेबस डिसाइड होता है, तो इनको कुछ समझ नहीं आता, इनको पूरा पढ़ना पड़ता है फिर बच्चों को। एनआईटी आईआईटी में क्या है, वो प्रोफेसर ही अपने घर का है, उसमें क्या है, जो नहीं पढ़ाएगा प्रोफेसर वो आएगा ही नहीं एग्जाम में, जो पढ़ाएगा वही तो आएगा एग्जाम में, इसलिए ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती। सबके अच्छे पॉइंटर आते हैं, सबके अच्छी परसेंटेज बनती है, 80% तो मिनिमम बन जाती है। अब पेपर से 2-3 दिन पहले भी पढ़ लेते हो तो 80% बन जाती है, और कुछ यूज नहीं रहता है सर उस परसेंटेज का। कंपनी वाले आते हैं तो वो इधर उधर की नॉलेज पूछते हैं, तुमने क्या वर्कशॉप किया, तुमने क्या किया, तुमने किधर मेजर प्रोजेक्ट किया, तुमने क्या प्रोजेक्ट किया, किताब के अलावा तुमने क्या क्या किया, ये बताओ, पूछते हैं कंपनी वाले। गवर्नमेंट के लिए क्या स्कोर लगता है? गवर्नमेंट मतलब क्या क्या गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट क्या पूछ रहे हो? मैं आईआईटी एनआईटी का बता रहा हूँ, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही होते हैं, आईआईटी एनआईटी। अच्छा ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, किसी ने और कुछ डाउट नहीं बताया? और कुछ डाउट है क्या? फटाफट बोलो, और कुछ डाउट है क्या? मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आईआईटी एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, बाकी जो रीजनल कॉलेजेस होते हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जैसे सीओईसी वगैरह, ये सब जो भी आपके कॉलेज है। आईआईटी एनआईटी गवर्नमेंट होता है, बाकी सब प्राइवेट होते हैं। चलो इधर आ जाते हैं फिर हम। अब किसी को कोई डाउट नहीं है? एक दिन मुझे एक डाउट पूछा गया था, तो मैं उसका क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। एक दिन मैंने डिटेल में नहीं बताया था, मैंने बोला था किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, आज हमारे पास टाइम है। 10 मिनट में मैं ग्राफ में घुसूंगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा वो, इसलिए मैं नहीं जाता। थोड़ा थोड़ा एक सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको बोलूँ क्या? हाँ वही वेटेज वाला, वही 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 डिस्कशन, अभी हमारे पास टाइम बचा है, सबके डाउट भी क्लियर हो गए। चलो तो थोड़ा हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट डे से आपका लाइव नहीं लिया, एक्चुअली लाइव था ही नहीं फर्स्ट डे से। मैं फर्स्ट डे पे पहले यही सब डिस्कशन करता हूँ, पहले 2 लेक्चर में पढ़ाता ही नहीं हूँ, पहले ये डिस्कशन करता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है।
तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो फिर क्या पढ़ाने का क्या फायदा है। तो मेरे पढ़ाने से आपका रैंक नहीं आएगा, आपके पढ़ने से रैंक आएगा। इसलिए ये सब पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो सिलेबस से रिलेटेड पहले डिस्कशन करते हैं, आप इसको नोट कर लेना। तो मैं यहाँ पे पहले बेटे सिलेबस लिखता हूँ। तो एक होता है, एक मिनट, गलत लिख गया। तो आप लोग मेरे साथ भी नोट कर सकते हो, इसमें ऐसा समझने वाला कुछ नहीं है। तो आप लोग साथ में नोट करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अलजेब्रा होता है, फर्स्ट आप नोट करते रहो। पहला मेजर टॉपिक्स लिख रहा हूँ मैं, अलजेब्रा होता है। दूसरा एक होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अलजेब्रा में जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी फंक्शन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर आ गए, अलजेब्रिक लॉग ये सब इसमें ही आ गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें आ जाएगा। थर्ड होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट, और फोर्थ होता है फिर हमारे पास कैलकुलस। फिर इसके एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, फिर ठीक है पार्ट हम बाद में देखेंगे, या लिखना है तो लिख लो। इसका एक पार्ट तो होता है, एक पार्ट इसको कोऑर्डिनेट ही बोल सकते हैं उस पार्ट को, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट होता है। दूसरा थोड़ा कोऑर्डिनेट ही होता है पर वो कॉनिक्स में चला जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेट प्लस कॉनिक्स ऐसे भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, कैलकुलस के भी दो पार्ट होते हैं। कैलकुलस में एक तो होता है डिफरेंशियल कैलकुलेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बात की जाती है, डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, नंबर 5 पे आता है फिर हमारे पास, क्या बच गया इसमें, ठीक है चलो अलग से लिख लेते हैं। कुछ लोग अलजेब्रा में ही बोलते हैं वेक्टर्स को। सर मैंने सुना है कैलकुलस डिफिकल्ट होता है, कैलकुलस डिफिकल्ट होता है, एक मिनट पहले मुझे लिखने दो। वेक्टर्स एंड 3D, देखो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा ओपिनियन कुछ और है इस मैटर पे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा ये है कि मेरे हिसाब से अलजेब्रा में ज्यादा डिफिकल्टी होती है रादर देन कैलकुलस में। मुझे जो लगता है वो अलजेब्रा में ज्यादा डिफिकल्टी लगती है, कैलकुलस में कम डिफिकल्टी लगती है। डिफिकल्टी लेवल से अगर मैं पॉइंट दूं इसको, तो 10 में रेटिंग करते हैं, 10 में रेटिंग करते हैं, 10 मतलब हाईएस्ट रहेगा। तो 1 to 10 में मैं रेटिंग करता हूँ डिफिकल्टी लेवल पे। तो कोऑर्डिनेट को मैं सबसे सिंपल मानता हूँ, तो इसकी डिफिकल्टी की रेटिंग बहुत ही कम होगी। ये डिफिकल्टी रेटिंग कर रहा हूँ मैं 2 मान सकते हो, नहीं 2 तो नहीं, चलो इसको 2 नहीं देते, चलो 3-4 कर देते हैं। इतना भी 2 नहीं करते इसको, चलो 3 कर लेते हैं। तो डिफिकल्टी रेटिंग दे रहा हूँ मैं, इसको 3 कर लेते हैं। फिर मैं डिफिकल्टी रेटिंग में जाऊं तो इसको थोड़ा सा मैं 4 कर देता हूँ। और फिर ट्रिग्नोमेट्री एज सच, ठीक है इसको 5 कर सकते हैं। एलजेब्रा को इसको मैं 7 दूंगा रैंकिंग, और इसको मैं 8 दूंगा। तो ये 10 तक अगर मैं रेटिंग करूं तो 10 तो देखो फिर 10 तो मैंने इसमें किसी को रेटिंग नहीं दिया, तो 10 तो फिर देखो फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बनाना चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री भी कई बार बहुत डिफिकल्ट की जा सकती है, पर इन जनरल एवरेजली मैंने रेटिंग की है। सर प्रैक्टिस मतलब क्या क्या करें, थोड़ा हिंट दो। प्रैक्टिस क्या क्या करें मतलब, प्रैक्टिस मतलब सही डायरेक्शन में, जैसे मैंने बोला है कि जो मैंने सीट में क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करो, और जो कंसेप्ट हम सीखते जा रहे हैं वो कंसेप्ट आगे आपको यूज होंगे तो वो आपके अप्लाई होने चाहिए। और जो आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो आपको सिंगेज में मिल सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो अच्छे कंसेप्ट आपके बार बार यूज होंगे उसमें। ये है सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस का मतलब। तो प्रैक्टिस मतलब यही है कि जितना आपको टाइम मिलता है आप अच्छे क्वेश्चन उठाओ और उनको सॉल्व करो, ताकि वो कंसेप्ट बार बार यूज हो और वो कंसेप्ट आपके एकदम पक्के हो जाए। तो फिर से आया क्वेश्चन में आपने फिर अप्लाई किया, अरे आप सोचोगे हाँ ये कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन बन गया, हाँ ये कंसेप्ट मुझे आ गया, फिर आएगा वो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1 महीने बाद फिर करोगे, फिर आएगा वो कंसेप्ट, तो आप ऐसा पक्का होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। चलो ये लिख लिया क्या आपने, आई थिंक मेरे साथ लिख रहे थे आप।
तो ये सब हो गया अभी हमारा। ठीक है, चलो इसमें फिर हम और अंदर जाते हैं। तो थोड़ा सा यही मैं लिख दूं, तो अगर मैं मेंस में बात करूं तो 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो एज सच में बोलूं क्या, तो एलजेब्रा से आपके करीब अभी 25 हो गए हैं, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ से करीब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं, सर ज्यादा ध्यान किस सब्जेक्ट में लगा है हम, वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपको, थोड़ा क्वेश्चन से यहाँ बता देता हूँ। तो सब्जेक्ट का भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट अभी और है, 5 मिनट और ले लेंगे। तो कैलकुलस में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से करीब आपके कितने चैप्टर हो गए, 6-7 चैप्टर हो गए, तो 7 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन कम कर दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से एज सच बोलूं तो अच्छा यहाँ से कुछ अलग से चैप्टर भी रहते हैं ना, तो 7 नहीं 8 तक क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, बल्कि एक्स्ट्रा वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके आ जाते हैं तो बल्कि यहाँ से 9 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, यहाँ से 9 तक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 25 में से भी वो 9 तक दे देंगे, और करीब 8-9 क्वेश्चन यहाँ तक यहाँ से दे देंगे, तो कितने हो गए 18 दो क्वेश्चन यहाँ से मान लो आ सकते हैं, 20 के बाद 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है, प्लस माइनस हो सकता है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री से जरूरी नहीं है कि वो पूछे, नहीं भी पूछा तो हो सकता है कोऑर्डिनेट से 4 पूछ लें, या ट्रिग्नोमेट्री से ये वेक्टर 3D से 2 ही क्वेश्चन देंगे शायद, एक वेक्टर का एक 3D का, 3 भी दे सकते हैं किसी सेट में, अभी तो सेट हो गए ना बहुत सारे, तो किसी सेट में यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है। एक ये ऑन एवरेज लिखा है मैंने, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, और ये मैंने डिफिकल्टी लेवल लिखा था, तो मैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक्चुअली अलजेब्रा को मानता हूँ, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाता है, और कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, फिर पीएमसी प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल ये बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, टफ इन द सेंस सोचना बहुत पड़ जाता है आपको। ये कैलकुलस में मुझे जो लगता है कि अगर आपने लॉजिक ढंग से सीख लिया तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें लॉजिक पकड़ने के बाद भी आपको सोचना पड़ जाता है, तो मुझे थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कंपेयर टू कैलकुलस। फिर अलग अलग ओपिनियन हो सकता है अलग अलग पर्सन का। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज हो गया। एडवांस में मैं बोलूं क्या, तो एडवांस के लिए अगर मैं स्टार लगाऊं तो एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वही बस कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलजेब्रा और कैलकुलस में से मिला के मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं। कोऑर्डिनेट में से प्रोसीजरल क्वेश्चन आता है तो पूछेंगे तो आप कर सकते हो। तो एलजेब्रा और कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडवांस के लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं और अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन बनाया उन्होंने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कैलकुलस इन्वॉल्व होगा या फिर एलजेब्रा इन्वॉल्व होगा, और मोस्टली कैलकुलस तो इन्वॉल्व होता ही है। तो कैलकुलस को तो हम डबल इंपोर्टेंस दें तो भी कम नहीं है एडवांस के लिए, क्योंकि कैलकुलस वो इधर भी इन्वॉल्व हो जाता है, कई बार कैलकुलस वेक्टर थ्योरी में भी अंदर आ जाता है, और एलजेब्रा में भी हो सकता है। जैसे आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो डिफरेंशिएशन लग गया, तो एलजेब्रा में भी कई बार ये इन्वॉल्व हो जाता है कैलकुलस। तो कैलकुलस को तो जितना इंपोर्टेंट बोलो आप उतना इंपोर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि वो कैलकुलस बहुत जगह यूज हो जाता है, तो कुछ नहीं कर सकता। हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलस है थोड़ा सा ऐसा है, तो इम्पोर्टेंट है काफी कैलकुलस। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए हो, एडवांस के लिए पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। तो थोड़ा सा मैं अगर ये बात करूं तो चलो थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो सबका मैं बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ मैं। केमिस्ट्री जो है वो आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मोस्टली थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल मोस्टली। तो ये, और मैथ्स आपका क्या है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है आपका बहुत ज्यादा। और ये जो फिजिक्स है आपका, ये आपका विजुअलाइजेशन पे चलता है। तो सिचुएशन जब आपको क्वेश्चन में फ्रेम की जाएगी वो आपको समझ में आनी चाहिए, फिर उसको आप क्वेश्चन में फ्रेम करो, फिर सॉल्व करो, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन इसमें आ जाता है। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये सिंपल होता है, ये लेंथी होता है। अभी जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आगे क्या होगा कुछ भी हो सकता है, जो 2-3 साल का 4 साल का ट्रेंड चल रहा है। और ये इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट से डिफिकल्ट तक जा सकते हैं हम इसमें।
तो अगर मैं बोलूँ 3 घंटे का पेपर रहता है, तो अगर आपने केमिस्ट्री में अच्छे से फोकस किया है, चीजें आपको याद है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेती है सॉल्व करने में। जो तीनों के सेम क्वेश्चन आते हैं, उतने ही क्वेश्चन आते हैं, मान लो 18 क्वेश्चन आए हैं आपके एडवांस में, या मेंस में भी पकड़ लो 25, तो ये ऑलमोस्ट आप 50 मिनट में सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, जितना आपको आ रहा है 50 मिनट। अब ये 1 घंटे में सॉल्व हो सकता है अगर आपने अच्छे से फिजिक्स की प्रैक्टिस की है, पर ये 1 घंटा 10 मिनट में कोशिश की जा सकती है अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो। इसीलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री में फोकस किया है तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, ये आपको याद है तो ये आपको एकदम पक्का मार्क्स देगा। 50 मिनट में आपको ये बहुत सारे मार्क्स दे जाएगा, और ये 1 घंटा 10 मिनट में भी उतने मार्क्स नहीं दे पाएगा जितने केमिस्ट्री आपको 50 मिनट में दे जाएगा। अभी भी इस साल भी जो बच्चों का स्कोर आया है वो केमिस्ट्री में ही बहुत अच्छा स्कोर आया है। हाँ, मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर आया है, पर ज्यादा टाइम भी तो लगा है ना मैथ्स सॉल्व करने में, फिर भी वो केमिस्ट्री का स्कोर, अगर इधर आपके मान लो दोनों पेपर में मिला के 70 आ रहे हैं, तो इधर आपको 80 तक आ सकते हैं, वो भी 50 मिनट में। इधर 70 आएंगे वो 1 घंटे 10 मिनट में, और वो भी आपने बहुत मेहनत मैथ्स में की है तब। केमिस्ट्री में उतनी मेहनत भी नहीं लगती है, तो चीजें याद ही तो करनी है, उतनी मेहनत इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, तब जाके आप 50% मार्क्स ला पाओगे। 2 साल बहुत मेहनत करोगे तब जाके आप 50% मार्क्स ला पाओगे। इसमें आपको उतनी मेहनत भी नहीं चाहिए, और 50% नहीं 60% तक मार्क्स ला सकते हो, 60% या 70% तक भी ला सकते हो मार्क्स, और उतनी मेहनत भी नहीं चाहिए आपको। फिजिक्स में आपको मेहनत चाहिए, तो फिर आप 50% तक जा सकते हो। पर मैं बोलूँ क्या, मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस लगता है, तो ज्यादा टाइम खाता है ये मैथ्स, बहुत ज्यादा। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट में बोलूँ तो कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स देता है वो केमिस्ट्री में। फिजिक्स फिर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, अगर फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो मैथ जितनी मेहनत तो नहीं लगती है, और मार्क्स भी आपको उतने ही मैथ्स के बराबर दे सकता है फिजिक्स आपको। पर फिजिक्स में वही विजुअलाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मैथ्स में भी मार्क्स आते हैं, पर आपको प्रैक्टिस बहुत लगती है मैथ्स में। मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, कुछ बच्चों ने की थी प्रैक्टिस तो मार्क्स लाए, क्योंकि आप देखो इधर टाइम बचा सकते हो ना, इधर कितना मेहनत करनी है। अगर डेली भी आप पढ़ते हो, तो डेली अगर आप 2 घंटे भी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मोर देन इनफ होता है 2 घंटे की केमिस्ट्री पढ़ना। फिजिक्स में आप चलो 2.5 घंटे तक दे दो, मैथ्स में भी चलो 3 घंटे तक दे दो, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो कितना हो गया, 3 2 5 6 7.5 घंटे होगा, फिर भी इतना तो निकाल ही सकते हो ना सेल्फ स्टडी के लिए, तो सफिशियंट होता है। केमिस्ट्री का 2 घंटे भी डेली आप पढ़ते जाओगे तो वही मैं बता रहा हूँ। इसमें तो केमिस्ट्री आप डेली अगर 2 घंटे तक अगर पढ़ते जाओ, डेली डेली रिवाइज करते जाओ, चीजों को नोट्स बनाते जाओ, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसमें याद करने वाला थोड़ा ज्यादा रहता है, तो आपका लास्ट में इतना स्कोर दे सकता है वो, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा इसमें, आपको मेहनत बहुत लगेगा। और फिर 3 घंटे के बाद भी अगर आपको संडे वनडे टाइम मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैथ्स के लिए निकालना पड़ता है। फिजिक्स में आप थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है, तो 2.5 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ते जाओगे, थोड़ा कभी छुट्टियां मिल गई तो आपने फिजिक्स में थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, तो होता है वो 50% तक देता है, अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो ये चैप्टर सब्जेक्ट के हिसाब से सीन है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये आपने लिखा भी होगा मेरे साथ, तो ये आप समझ सकते हो। मतलब केमिस्ट्री में बोलूं कि अगर आप लेक्चर ठीक से अटेंड कर रहे हो ना केमिस्ट्री का, तो बहुत सारी चीजें वहां भी याद हो जाती हैं। थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, वो आपको बाद में बहुत मार्क्स देके जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जो चीजें याद करने वाली है शुरू से वो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। चीजें हर चैप्टर की भी थोड़ा थ्योरी ज्यादा हो जाती है, फिर केमिस्ट्री में बाद में हमें लगता था इतनी थ्योरी कैसे रिवाइज करें, तो उसके लिए शुरुआत से मैनेज करना पड़ेगा ना हमको, थोड़ा सा शुरुआत से थोड़ा सा नोट्स शॉर्ट नोट्स बना के चलो। क्लास में टीचर बता रहा है उसको ध्यान से समझो, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगता है उसको कहीं अलग से लिख लो, नोट्स के अलावा एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो बाद में वो रिवाइज करने को आपको हेल्प करेगा। और ध्यान से सुनते हो ना अगर आप केमिस्ट्री, तो चीजें मतलब याद होती जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि केमिस्ट्री याद नहीं होगी। थोड़ा आप सीरियस रहो, फोकस करो, तो केमिस्ट्री आपको बहुत मार्क्स देगा लास्ट में, और वो याद भी होती जाती हैं। सर जिस हिसाब से पढ़ाते हैं तो वो याद होती रहेंगी, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं लिखते रहो आप वहीं, बाद में टाइम टू टाइम वो याद करते रहो, तो वो चीजें जगह पे रहती हैं केमिस्ट्री में। अगर आपने फोकस नहीं किया, ठीक से सीरियस नहीं रहे, तो वो चीजें बाद में आपको बर्डन करेंगे, सर इतनी थ्योरी होगी अब हम कैसे रिवाइज करें। अब तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप क्या कर सकते हो। अब मैथ्स में ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम के बाद आप जाके बोलो सर इतना थ्योरी हो गया हम कहाँ से स्टार्ट करें, उसमें सच थ्योरी कुछ नहीं होता, पर इसमें थ्योरी होता है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का सब्जेक्ट है। तो आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करते जाओ अगर केमिस्ट्री को, तो बाद में बहुत फायदा देगा ये केमिस्ट्री आपको।
इस बार भी बच्चों का केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री याद की थी, तो अच्छा गया पेपर, तो बहुत स्कोर, तभी तो रैंक बढ़ा है इतना। तो ठीक है, आई थिंक ये आप सीन समझ गए हो, आप करोगे ऐसा, तो तीनों सब्जेक्ट को आप साथ में बैलेंस करके चलोगे, तो आपको बाद में, क्योंकि कह नहीं सकते ना बाद में कि मैथ्स का मान लो टफ आ गया पेपर, या फिजिक्स का टफ आ गया, यही आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो आपके साथ रिस्क हो सकता है, इसलिए तीनों को मैनेज करके चलो। ठीक है, किसमें कम मैंने कम टाइम देना है उसमें कम दो, जिसमें ज्यादा देना है दो, पर दो, तीनों को बैलेंस करके टाइम दो डेली। ऐसा नहीं आज हमने केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं, आज का आज ही कंसेप्ट जो है वो आपका 2 घंटे में कवर होता है, जितना आज के दिन पढ़ाया जाएगा ना लेक्चर में, वो आपका 2 घंटे में सफिशियंट है, 2 घंटे में कवर होता है। पर आज जो पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस के लिए मैथ्स को आपको हो सकता है 3 घंटे लग जाए, तो फिजिक्स में 2.5 घंटे लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर संडे को टाइम मिला, कभी टाइम मिला, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब हो गया आपका। अच्छा, तो ये सब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो इसमें इतना कुछ नहीं है, वेटेज भी मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट आपको। अच्छा, मैं आपको बोलूं, कुछ ऊपर एक डाउट आया था ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस के लिए, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कल संडे को आपका क्लास जो मैं लेता हूँ, सर हमें मेंस और एडवांस का पेपर भेजो। नहीं, मेंस और एडवांस का पेपर नहीं भेजेंगे अभी आपको ग्रुप में, इतनी जल्दी आप इतना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी आपको बहुत ज्यादा टफ लग सकता है मेंस और एडवांस का पेपर, क्योंकि अभी आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया। तो एक टाइम जब निकल जाएगा आपका, 1 साल हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके, तो आप उस लेवल पे आओगे कि आप वो पेपर देख सको। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप पेपर ना देखना तो ज्यादा अच्छा है, मेंस और एडवांस का। ऐसा हो सकता है पेपर देख के डर जाओ, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायरेक्ट हम बता दें मैथ में तो ये भी होता है, सीएमएस की, तो बचपन में बच्चे कहेंगे ये मैथ तो फालतू है, हम नहीं पढ़ेंगे, मैथ हमें भी पढ़ना ही नहीं है, बचपन में उसको एबीसीडी सिखाई जाती है ना, तो नहीं उसको ये बता सकते। तो आप सी मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं कल की बात कर रहा था, संडे की, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर है कि मैं आपकी क्लास लूं, इससे बेटर मैं आपको डीपीपी भेज दूं, कल संडे तो है ही आपके पास, आप वो सॉल्व कर लेना, जो उसमें डाउट रहेंगे वो मंडे को मुझसे पूछ लेना। वो मुझे थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है कल के लिए, एक बार वो ट्राई करके देखो, देखो कितना फीजेबल होता है, नहीं तो फिर अगली बार से मैं क्लास ले लूंगा। एक मैं ट्राई के लिए बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपको डीपीपी भेज देता हूँ, तो फिर आप उसको सॉल्व कर लो, डाउट रहेगा तो आप मंडे को मुझसे पूछ लेना, क्योंकि वो भी एक प्रकार से वैसा ही हो गया, मैं आपको एक एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करते हो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, कम कम क्वेश्चन हो पाते हैं, तो डीपीपी अगर मैं भेज दूं तो 1.5 घंटे में आप सॉल्व कर लोगे ज्यादा क्वेश्चन, और वो इफेक्टिवली सॉल्व कर लोगे, तो जो डाउट रहेगा वो फटाफट आप मंडे को मुझसे पूछ भी लोगे, तो मुझे लग रहा है उससे आपके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मान लो 1.5 घंटे की कल मैं क्लास ले रहा हूँ, तो वो 1.5 घंटे की क्लास में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मैं उतने ही दूंगा आपको फिर डीपीपी में। मतलब 1.5 घंटे में मैं बोलूँ तो, अगर आप 1.5 घंटे अगर आप क्लास की तरह अगर आप बैठते हो, मान लो एक्स्ट्रा क्लास है संडे को, प्रैक्टिस क्लास है, और आप सॉल्व करने बैठते हो, तो मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन तक आप 1.5 घंटे में सॉल्व कर लोगे। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेंगे क्वेश्चन, एक एवरेज क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए आपके 1.5 घंटे में। ओके, तो मैं 15 क्वेश्चन का डीपीपी आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, जो डिस्कशन वाला ग्रुप है, तो फिर सॉल्व कर लेना, आंसर की नहीं रहेगी उसकी, आंसर मैं मंडे को बता दूंगा पहले, फिर जो आपके डाउट रहेंगे वो आप पूछ सकते हो। ओके ठीक है, फिर क्लास को हम एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, फिर हम मंडे को मिलेंगे, जो होमवर्क दिया है वो सॉल्व कर लेना, डीपीपी भी सॉल्व कर लेना, हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके चलो, फिर एंड कर देते हैं इसको।